स्टडी चैनल अक्षय क्लास से जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर के चलाया हूं, जो कि 100% प्यारे बच्चों 24 फरवरी को यहीं फंसेगा। देख लीजिए, इसका कोड है 801 DB। ठीक है, ये एकदम कल प्यारे बच्चों ये छप करके DB कोड वाला पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, देखिए इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आपको पेपर मिलते ही अनुक्रमांक और अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न पत्र का हम लोग जो हल करेंगे एकदम लिख करके और कॉपी पे। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्यारे बच्चों मैं ये भी बता देता हूँ कि ओमार में क्या करना है। तो यहाँ जिला कोड और जिला का नाम लिखिएगा और केंद्र का कोड मिलेगा आपके ओथी पर प्रवेश पत्र पर, वहां से आप लोग भर लीजिए। अनुक्रमांक है प्यारे बच्चों, आप लोग अनुक्रमांक भरिए। यहाँ कोड जो है DB। ठीक है, DB यहाँ कोड दिया था वहीं वाला यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मार्का सीरीज होता है प्यारे बच्चों DB, ये वाला मार्का सीरीज होता है, तो इसको आप लोग DB भर करके और गोला लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे DB भर करके आप लोग क्या करिएगा, गोला लगा लीजिएगा। चलिए अब यहाँ जो है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, आपको हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। ठीक है, तो मोहर यहाँ पे लग जाएगी और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो सेक्शन है ना चित्रकला विषय के लिए है और ये जो है संगीत वादन के लिए है, तो ये इसे आपको ये नहीं करना है हिंदी के दिन। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या। जैसे हम लोग पहला है चिंतामणि के रचयिता है, तो चिंतामणि के रचयिता प्यारे बच्चों कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, यानी कि ऑप्शन C जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन A का C जो है बढ़िया से गोला लगा दीजिएगा और यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना है, भर भी देना है। क्या करना है, भर देना है। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न संख्या 2 है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, ये आपको बताना है। तो इसका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन यहाँ पे B सही हो जाएगा। आपको अब करना क्या है, यहाँ पे गोला लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गोला लगा करके और आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ B जो है लिख देना है। ठीक ना, B लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो भी ऊपर प्रविष्टियां है ऊपर वाली यहाँ पर भी भर करके लाना है, ताकि ये आपको काट करके ये क्या होता है, मिलता है। ठीक है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक का, यहाँ पे जो आपका मार्का सीरीज था DA DB उसको ये भर देना है। ठीक ना, तो इस तरह से जो है ओमार सीट एक एक करके भरिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए चलिए हम ओमार पर छोड़ देते हैं, आप लोग भर लीजिएगा। तब तक हम बता देते हैं और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको एकदम बढ़िया से तैयार करके चले जाना है और जा करके कल छाप देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं लहरों के राजहंस। तो देखिए लहरों के राजहंस जो है ना, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन C प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद जी, अज्ञे जी, फणेश्वर नाथ रेणु जी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा अज्ञे जी। ऑप्शन D बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर आत्मकथा है, ये बेचन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कि भूषण किस युग के कवि हैं। ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर है कि ललित ललाम रचना है। तो ललित राम किसकी रचना है, तो मतीराम जी की रचना है। ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यशोधरा रचना है, ये 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की। ऑप्शन D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना है किसकी, तो अज्ञे की। ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है,
तो करुण रस का अस्थाई भाव प्यारे बच्चों शोक होता है, ठीक ना। और एक हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का हंसी होता है, खुशी होते हैं, या हास्य ही होता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पूरे के पूरे बहुविकल्पी प्रश्न। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो उपयुक्त पंक्ति में प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो यह लक्षण किसका है, तो यह जो है रोला का है, रोला छंद का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तब पर्यावरण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। और एक बात अभी याद कर जाइए, जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग होता है किसी शब्द के कहाँ लगता है, पहले, तो इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का शब्द हुआ है, तो प्रत्यय जो है पीछे लगता है। महान अप्लसता, महान अप्लसता में यहाँ ता जो है प्यारे बच्चों ये वाला प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर है कि सुख, सुख और दुख में समास है, तो सुख और दुख में ये योजक चिन्ह है, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा और सुख और दुख। तो ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम भी होते हैं सुख और दुख में, तो यहाँ मान लीजिए ये द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास तुरंत आंसर राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो देखिए अनिल जो है ना अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यह हवा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा ना, अभिधन उदय होगा, अभिधन उदय, ठीक है, और यण संधि है यह, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मधुना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि पठिष्ठयत धातु का वचन एवं रूप है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा कि बहुवचन और मध्यम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम लोग चलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ, और एक एक बात जो है प्यारे बच्चों बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना, बढ़िया से समझ के जाइए। अब खंड ब है, और खंड ब कितने अंक का है, तो पूरे 50 अंक का है, पूरे 50 अंक यहाँ से मिलेंगे। और वर्णनात्मक प्रश्न हल कैसे करना है देखिए, पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह ठहरा रहा। मैं सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये है, इसके 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर तो आपको मिलेगा संदर्भ लिखने का, 2 नंबर मिलेगा रेखांकित अंश का व्याख्या करने का, और 2 नंबर मिलेगा जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने का। अथवा करके दिया है, अथवा वाले भी पढ़ लेते हैं, फिर आंसर हम लोग लिखते हैं कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब घर का भंडारण खुला हुआ है, या ठीक है। इसके भी 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने, 3 क्वेश्चन। अब हम लोग किसी एक को ही करेंगे परीक्षा में, आप लोग प्यारे बच्चों किसी एक को ही करिएगा, या तो ऊपर वाले का और नहीं तो नीचे वाले का। तो चलिए हम लोग जो है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न का पहला जो है करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड ब लिखना है, खंड ब, और खंड ब लिख करके वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग लगाइए, और प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ जो है संकेत लिखिएगा, अश्वारोही है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा तुरंत, अश्वारोही पास आया, और कहाँ तक, तो चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, बीच बीच में डाल देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि संकेत अश्वारोही पास
और डॉट डॉट जाती हूँ। ठीक है, अब इसका लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो ममता। किससे? ममता। अब इसी को हम लोग लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया है, ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से जो प्यारे बच्चों संदर्भ हो जाएगा। अब गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से रेखांकित किया था? मैं आजीवन, यहाँ से। ठीक है, और कहाँ तक? यहाँ तक। इसी बात को लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि मैं अपनी इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। ठीक ना, इतना लिखने के बाद आगे लिखा है कि यहाँ से कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इस घर को छोड़कर जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इसी को हम लोग लिखेंगे आगे कि लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहे बेघर होने से बचा लिया। ठीक है, आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अब मेरे जीवन का अंत समय आ गया है। ठीक है, अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता। आगे देखिए, जब नहीं खत्म हुआ है यहाँ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? अब यहाँ से तो हो गया। 3 नंबर है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो प्यारे बच्चों लिखना क्या है कि ममता आजीवन अपने झोपड़ी के खोए जाने के भय से भयभीत रही। आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ 2 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2-2 करके पूरे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब है पद्यांश क्या कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धीर धरी धीर धये मग में डग है झलकी भारी भाल कली जल की पुट सुखी गए मरुधाधर वे फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहा कित है अतीय की लख तुरातत पिय की अखिया अति चारू चली जल चय। ठीक है, अब इसका दिया था, अब करना क्या है? कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और पूरे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पद्यांश का संदर्भ प्यारे बच्चों कैसे लिखना है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल आपको प्रश्न संख्या 2 ऐसे ही उत्तर लगाना है और संकेत ये आप मत भूलिएगा। संकेत लिखने से ना एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक ना, तो संकेत में हम लोग जो है लिख देंगे यहाँ से पुरते निकसी से लेकर के जल च्वय तक। ठीक है, पुरते निकसी जल च्वय तक ये संकेत लग जाएगा। और संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, वहाँ गद्य खंड था तो गद्य खंड, यहाँ काव्य खंड है तो काव्य खंड में संकलित कवितावली के ग्रंथ के वन पथ पर, यहाँ हाईलाइट किया गया है, यहाँ हाईलाइट किया गया है, यहाँ हाईलाइट किया गया है, नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी है। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा है कि श्री राम, यहाँ पूछ रहा है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि सीता जी के थकावट एवं उत्पन्न व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, और इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की पर्णकुटी करिहौ कित है में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है अलंकार और पूरे 2 नंबर मिलेगा। तो अलंकार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक ना, और आपको एक बात ध्यान देना है, जब यहाँ आप जो है कॉपी चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ लिख दीजिए PTO। ठीक ना, मैं वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग एग्जाम में जा करके ऐसे करके आइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर की तरफ। ठीक ना, ये अथवा में करके दिया था, मेवाड़ के से देख रहा था तो वही है, किसी एक को ही हमको करना था। अब 3 नंबर क्या है
कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और पूरे 5 नंबर मिलेगा। ठीक ना। पहला है ऐसा नगरी वाला और दूसरा है नागरिकः बहुकाल्य यात्वत अचिंत्यत पर प्रहेलिका उत्तर दांत न समर्थ अभवन। ठीक है। अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या प्रहेलिका उत्तर जनाम इति श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत यदि भवान न उत्तर जनात तहि दत्तात् 10 रूप्यकाणि अतः मलान्मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूपान दत्तानि। ठीक है। ये जो है बिल्कुल अब किसी एक को करेंगे तो अथवा में देखिए ये वाला प्यारे बच्चों गद्यांश जो है ऊपर वाला कई बार कराया गया है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने इस गद्यांश को सोचा कि मैं करा दूं, बच्चों को सीधे सीधे छप करके आ जाएगा और बच्चा जो है अपना उत्तर लिख देगा। तो चलिए देखिए करना क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 के तरफ। और एक बात, आप लोग कॉपी में पेज मत छोड़िएगा, ठीक ना, पेज नहीं छोड़ना है, पूरे कॉपी जो है करके आना है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए हर पेज पे ये रोल नंबर लिख दीजिएगा जरूर। रोल नंबर लिखने से बहुत फायदा होता है, ठीक ना। तो हर पेज पे रोल नंबर लिख देना है। अब हम लोग किए हैं अथवा वाले, किसका, अथवा वाले। तो यहाँ हम लोग हेडिंग लगा देंगे अथवा और संकेत लिख देंगे नागरिक बहुकाल्य दत्तान। अब संदर्भ में लिखना क्या है, यह किस पाठ से लिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, पहले वाला में गद्य खंड था, दूसरे प्रश्न में जो है काव्य खंड था, यहाँ जो है संस्कृत खंड है। ठीक है। संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत था, प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो है संस्कृत का हिंदी में लिखेंगे नागरिक बहुकाल्य या तो अचिंत्यत पर प्रहेलिका उत्तर न दातु समर्थन अभवत। इसी को लिखेंगे कि नागरिक, यहाँ हिंदी अनुवाद हेडिंग ला लिए, लिखिए नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन प्रहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अब यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या लिखा था, अतः ग्रामीण अवदत, अतः ग्रामीण ने कहा अहम अस्या प्रहेलिका उत्तर जाना। ठीक है। तो ग्रामीण ने से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। आगे लिखा है ईद श्रुत्वा ग्रामीण कथ्यत यदि भवानी न उत्तर जानाति तहि दत्तात् 10 रूप्यकाणि अतः मलान मुखे नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो इसका लिख देंगे कि यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे 10 रुपये दे दो। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। तो देखिए एकदम प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे ही कॉपी को सजा करके लिखना है और लिख करके एक आइएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा चाहे कुछ भी हो। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अथवा करके दिया है कि माता गुरुतरा भूमे खात पितो च अस्त्रा मन शीघ्र अस्त्र वतात चिंता बहुतरी तीर्णात्। ठीक है। तो किसी एक को करेंगे, ऊपर वाला हमने क्या किया है कर रखा है। देखिए आपको कैसे करना है, ठीक है ना, समझिए एक एक बात समझिएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 लग जाएगा और संकेत लग जाएगा सर्वे भवन डॉट दुख भाग भवेत से। संदर्भ में लिखेगा कि प्रस्तुत श्लोक, यह श्लोक था तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, इतना हो जाएगा। और हिंदी अनुवाद इसका करना है, कैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका लिखेंगे कि संसार में सब सुखी हो, ठीक है, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी न बने। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा। अब हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए और खंड काव्य के लिए आपको पूरे 3 नंबर मिलेगा। मुक्ति दुष्ट है, ज्योति जवाहर है, कर्ण खंड काव्य है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों आगे वाला पेज पे देखिए, आगे वाला पेज पे बहुत सारा है। तो देखिए खंड काव्य का हम लोग उत्तर क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों भाई,
क्योंकि बहुत सारा खंड काव्य हर जिले का अलग अलग है, हर जिले का अलग है, ठीक ना। तो हर जिले का अलग है और इस वीडियो को हर जिले के बच्चे देखेंगे, तो इसलिए खंड काव्य किसी एक बच्चे का तो हम पढ़ा नहीं सकते, आप अपने जिले के अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और पूरे 3 नंबर मिलेंगे लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए, 2 नंबर मिलेगा रचना के लिए, इस तरह 5 नंबर आपको मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है और जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसी एक लेखक का हम लोग क्या करेंगे, जीवन परिचय लिख देंगे। और जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल आप लोग तरीका बढ़िया वाला लगाइएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का और ये 3 नंबर में हम लोग लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ पे ठीक है लगा दीजिएगा और नाम लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले अब लिखेंगे हम लोग जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी अगोना ग्राम में। पिता कौन थे, तो चंद्रबली शुक्ल थे। मृत्यु कब हुई थी, तो 1941 ईस्वी में। और रचनाएं चिंतामणि विचार भी थी, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिख देंगे जीवन परिचय में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, उसी वहां से उठा करके लिखा गया है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, यहाँ ब्लैक से लिखना है, चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे वह पढ़ नहीं सके। इन्होंने अनेक कहानियां कविताएं, ठीक है, अनेक कहानियां कविताएं निबंध आदि की रचना की। इनका साहित्य में योगदान महत्वपूर्ण रहा। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। और रचनाएं हेडिंग लगा करके लिख दीजिएगा चिंतामणि और विचार भी थी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसका उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी है, रसखान जी है, सुमित्रानंद पंत जी है और मैथिली शरण गुप्त जी है। तो देखिए किसी एक कवि का ऐसे ही लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग लिखिएगा, नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचना, ठीक ना। अब इसी बात को अपने भाषा में लिख दीजिएगा, ठीक ना। इतना मैं बता देता हूँ, ठीक। और चलिए हम लोग आगे अब बढ़ जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों क्या बढ़ जाते हैं, आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और प्रश्न पत्र में नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या इसमें, ठीक। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 के लगा करके यहाँ पे एक श्लोक लिख दीजिएगा, 2 लाइन में श्लोक लिखिएगा, पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, पूरे यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2-2 नंबर करके पूरे आपको 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर पहला क्या है कि बीरा केन पूजते, दूसरा है पदेन बीरा की बिना किम दूर याद, माने वीर किसके द्वारा पूजा जाता है और पैरों के बिना दूर कौन चला जाता है। तो लिख दीजिएगा, देखिए बीरह बीरेण पूज्यते, ठीक। और पदेन बिना पत्र दूर याद, जो पद पैर के बिना जो है पत्र जो है दूर चला जाता है। तो इस तरह से लिखिएगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 निबंध जो है आपको दिया रहेगा, किसी एक पर लिखना है और पूरी 9 का 9 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान पर हम लोग यहाँ निबंध लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि देश प्रेम, प्रदूषण और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए तो अब हम लोग देखिए सबसे पहले निबंध लिखने का आप लोग तरीका समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लिखने तो आता है लेकिन तरीका और ट्रिक से नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 लगाना है, आतंकवाद कारण और निवारण। रूपरेखा लगाइएगा। रूपरेखा क्या होता है, जब आप निबंध लिख रहे हैं तो आप किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे उसी को आप लोगों को रूपरेखा कहते हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की दुष्परिणाम, आतंकवाद की समस्या का समाधान और लास्ट में लिखना है उपसंहार। एकदम ये बात जो है टॉपिक ये वाला याद कर रखिएगा, जो प्रस्तावना शुरू में और लास्ट में उपसंहार होगा रूपरेखा
बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए प्रस्तावना में लिखेंगे कि आतंकवाद एक प्रकार की गैर कानूनी प्रवृत्ति है। यह एक प्रकार की हिंसा है जो लोगों को गैर कानूनी और अन्य प्रकार से डराने की विधि है। आगे लिखना क्या है, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि होती है, अर्थात कुछ लोग समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक रूप से गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। तो दो चीज़ों का चर्चा हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा क्या था, तो आतंकवाद के कारण। वहीं से जो है हेडिंग लगाना है और 2-2 लाइन लिखते चले जाना है इसमें सब में। तो 2 लाइन से अधिक ही लिखा हूँ ताकि आपको एकदम जब बढ़िया से लिखेंगे तभी आपको प्यारे बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझ जाइए। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि के वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगार, गरीब एवं भूखमरी से प्रभावित लोगों को बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर ढकेल देते हैं। आतंकवाद की ये कारण हो गया। क्यों भाई, लोग आतंकवादी बन जाते हैं। अब चलिए 4 नंबर में लिखेंगे आतंकवाद का दुष्परिणाम। आतंकवाद की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति के बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और इतना डरा देती है कि लोग घर से बाहर सामाजिक स्थलों जैसे स्टेशन, मंदिर, हॉस्पिटल, बस स्टॉप पर भी जाने से डरने लगते हैं। तो यह आतंकवाद का दुष्परिणाम है। अब हम लोग 4 नंबर में लिखेंगे आतंकवाद की समस्या का समाधान। आतंकवाद मानव जाति के लिए एक कलंक है, इसलिए इसका कठोरता से समाधान किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से गंभीरतापूर्वक समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। अब हम लोग लास्ट में लिख देते हैं प्यारे बच्चों कंक्लूजन, जिसे हम लोग उपसंहार के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उपसंहार में लिखिएगा कि आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करना चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे विश्व के लिए खतरा का एक संकेत है। तो इस तरह से कंक्लूजन लिख दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग जो है पूरे बहुविकल्पी के साथ साथ पूरे वर्णनात्मक प्रश्नों को हल कर दिए। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का मैं टारगेट 1 के लाइक का रखा हूँ।